गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं न्यूरोगेन द साइंस ऑफ डोनर डिसीजन मेकिंग। लेखक चेरियन कोशी की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी किताब के बारे में जो फंडरेजिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ये किताब है न्यूरो गिविंग द साइंस ऑफ डोनर डिसीजन मेकिंग, जिसे लिखा है चेरियन कोशी ने। चेरियन कोशी फंडरेजिंग रणनीति, गैर लाभकारी नेतृत्व और नैतिक नवाचार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित विशेषज्ञ हैं। उनके पास 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से व्यवहार विज्ञान में प्रमाणन प्राप्त किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एआई नैतिकता में प्रमाणन प्राप्त किया है और वे इंडियाना यूनिवर्सिटी के लिली फैमिली स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी में पढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किताब इतनी खास क्यों है। ये किताब न्यूरोसाइंस, व्यवहारिक मनोविज्ञान और फंडरेजिंग के चौराहे पर खड़ी है। यह हमें बताती है कि लोग दान क्यों देते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वे दान करने का फैसला करते हैं, और हम कैसे उनके साथ अधिक सार्थक, नैतिक और प्रभावी तरीके से जुड़ सकते हैं। अमेरिकन रेड क्रॉस की उपाध्यक्ष रेबेका लॉक कहती हैं, इस पुस्तक ने मुझे उदारता पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। इसके विज्ञान समर्थित अंतर्दृष्टि पहले से ही मेरे काम को बदल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को, जहां हम समझेंगे कि उदारता का विज्ञान क्या है और हम इसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग 1, उदारता का न्यूरोसाइंस, दान का निर्णय कैसे होता है। चेरियन कोशी की किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि यह हमें बताती है कि दान का निर्णय लेते समय हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है। यह सिर्फ एक साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि एक जटिल न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, क्या मुझे यह चाहिए। लेकिन जब हम दान करते हैं तो सवाल बदल जाते हैं, क्या यह मेरे मूल्यों को दर्शाता है, क्या मैं इस कहानी में खुद को पहचानता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। दान करना एक भावनात्मक निर्णय है, एक मूल्य आधारित निर्णय है। यह हमारी पहचान से जुड़ा है। उदारता और दिमाग के रसायन शोध बताता है कि जब हम दान करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल हैं जो खाना खाने, प्यार में पड़ने या कोई पुरस्कार पाने पर रिलीज होते हैं। एक पॉडकास्ट एपिसोड में इस किताब का हवाला देते हुए कहा गया, विज्ञान के आलोक में किसी को दान देने के लिए आमंत्रित करना वास्तव में उन्हें उदारता के इन जैविक रूप से निहित सुखों का दोहन करने के लिए आमंत्रित करना है। इसका मतलब ये है कि दान करना सिर्फ दूसरों की मदद करना ही है, बल्कि खुद को भी खुश करना है। ये एक जीत जीत की स्थिति है। भाग 2, दाता के निर्णय के 3 सिद्धांत। चेरियन कोशी ने अपनी किताब में दाता के निर्णय को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य सिद्धांत बताए हैं। सिद्धांत 1, सादगी और स्पष्टता। कीप इट सिंपल। आज के समय में हम पर सूचनाओं का बोझ है। ईमेल, न्यूज़, सोशल मीडिया, विज्ञापन। इस इन्फोबेसिटी के युग में लोग सरल और स्पष्ट संदेश पसंद करते हैं। कोशी की पहली सिफारिश है, कीप इट सिंपल, इसे सरल रखें। दाताओं को बहुत सारे विकल्प देने के बजाय उन्हें एक स्पष्ट और सीधा अवसर दें। उनसे पूछें कि वे किस में रुचि रखते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है। वे आपको बताएंगे सीधे शब्दों में या अपने क्लिक्स के माध्यम से। उदाहरण के लिए, किसी संस्था को चलाने के लिए 10 अलग अलग परियोजनाएं हो सकती हैं, लेकिन दाता को 10 विकल्प देने के बजाय उनसे पूछें कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिर उसी के अनुसार अपना अनुरोध तैयार करें। सिद्धांत 2, सामुदायिक जुड़ाव, कम्युनिटी बॉन्डिंग। दूसरा सिद्धांत है सामुदायिक जुड़ाव। कोशी बताते हैं कि दान उस समय अधिक फलता फूलता है जब लोग एक समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं। आर्थिक और राजनीतिक तनाव के इस समय में लोग तनाव में हैं और तनाव दान को रोकता है। संस्थाओं का काम है इस तनाव को कम करना, समुदाय से जुड़े होने का एहसास दिलाना। जब लोग कम अलग थलग महसूस करते हैं, जब वे कारण और एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वे अधिक उदार होते हैं, स्वयंसेवा के लिए समय देते हैं और दान करते हैं। ये जुड़ाव सिर्फ आपके संगठन तक सीमित नहीं है, ये क्षेत्रीय या विषयगत गठबंधनों में भी हो सकता है। जब संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो दाता भी उस सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं। सिद्धांत 3, आनंद। और तीसरा और सबसे दिलचस्प सिद्धांत है आनंद। कोशी कहते हैं कि दान को आनंद से जोड़ना चाहिए, यहाँ तक कि गंभीर कारणों के लिए भी। उन क्षेत्रों को सक्रिय करें जो खुशी, आनंद, चंचलता, सकारात्मक भावनाओं से जुड़े हैं, चाहे कारण कितना भी गंभीर क्यों न हो। यह उदारता को मुक्त करने की कुंजी हो सकती है। हो सकता है कि हर समय यह संभव ना हो, लेकिन ये आनंद के क्षण दिल को गर्म कर देते हैं और दान करने की इच्छा पैदा करते हैं। भाग 3, दाता की पहचान। दाता की पहचान का निर्माण किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दाता की पहचान पर केंद्रित है। कोशी लिखते हैं, यदि कोई दाता नियमित रूप से दान करता है, यहाँ तक कि छोटी राशि भी, तो वे अपने व्यवहार से सबूत इकट्ठा करते हैं कि मैं एक उदार व्यक्ति हूँ। एक बार जब कोई दाता की पहचान अपना लेता है तो वे स्वाभाविक रूप से उसके अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। ये एक शक्तिशाली अवधारणा है। दाता सिर्फ एक बार दान नहीं करते, बल्कि वे एक उदार व्यक्ति की पहचान बना लेते हैं।
और एक बार ये पहचान बन जाने के बाद वे हर बार उसी के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। पहचान से जुड़ाव। जब आप किसी लंबे समय के दाता से बात कर रहे हो तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी पहचान कैसे उन्हें दान करने के लिए प्रेरित कर रही है। कोशी सलाह देते हैं कि हम जिज्ञासा के साथ बातचीत में प्रवेश करें। ये मत मान लें कि हम जानते हैं कि वे क्यों दे रहे हैं। उनसे पूछें, उनकी कहानी सुने, समझें कि उनके लिए क्या मायने रखता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि उनकी पहचान उन्हें कैसे प्रेरित कर रही है, तो आप अपने अनुरोध को उस पहचान के अनुरूप ढाल सकते हैं। ये दान आपकी उदार पहचान के अनुरूप है। ये एक शक्तिशाली संदेश है। भाग 4, विश्वास और पारदर्शिता। विश्वास की नींव। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वास पर केंद्रित है। कोशी लिखते हैं, दाता सिर्फ अपना पैसा निवेश नहीं करते, वे अपना विश्वास निवेश करते हैं। अनिश्चितता या सीमाओं को स्वीकार करना वास्तव में विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत से फंडरेजर सोचते हैं कि उन्हें हमेशा सफल दिखना चाहिए, हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए। लेकिन कोशी कहते हैं कि ईमानदारी और पारदर्शिता अधिक महत्वपूर्ण है। निरंतर संचार। दाता के दान करने के बाद विश्वास बनाए रखना और बढ़ाना महत्वपूर्ण है। दान करने से लेकर परियोजना पूरी होने तक महीनों या सालों लग सकते हैं। इस दौरान चुप रहना एक गलती है। कोशी कहते हैं कि नियमित अपडेट देना विश्वास बनाता है, खासकर छोटे शहरों में जहां जानकारी का अभाव अफवाहों को जन्म दे सकता है। ईमानदार अपडेट दाताओं को विश्वास दिलाते हैं कि उनका निवेश सुरक्षित है, और ये प्रामाणिक अपडेट दाताओं को अपने उत्साह को दूसरों के साथ साझा करने का आत्मविश्वास भी देते हैं। भाग 5, संकट और अवसर। संकट में अवसर। किताब में संकट के समय दान पर भी चर्चा है। कोशी लिखते हैं, तात्कालिकता एक विशिष्ट न्यूरोबायोलॉजिकल स्थिति को ट्रिगर करती है। फंडरेजिंग के संदर्भ में इसका मतलब है कि एक तत्काल अपील सचमुच दाता के दिमाग को अलर्ट मोड में डाल सकती है, जो सावधानीपूर्वक विचार विमर्श पर त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता देती है। यह एक दोधारी तलवार है। एक तरफ संकट का संदेश लोगों को तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हर बार भेड़िया आया कहा जाए तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। कोशी सलाह देते हैं कि हम रणनीतिक हों। हर संकट के लिए हर दाता से न पूछें। इसके बजाय चुनौती के बारे में ईमानदार रहें, समस्या को हल करने की योजना साझा करें और धन देने वालों के उस वर्ग को चुनें जिससे आप अंतर को भरने के लिए कहेंगे। आशा का संदेश। संकट के समय आशा का संदेश देना महत्वपूर्ण है। दाता यह जानना चाहते हैं कि उनका दान फर्क ला रहा है। उन्हें यह देखना है कि आगे बढ़ने का एक रास्ता है। एक पॉडकास्ट एपिसोड में कहा गया, हम चुनौती के बारे में ईमानदार हैं, हम संकट को हल करने की योजना साझा करते हैं। हम यह तय करने में जानबूझकर हैं कि हम अंतराल को भरने के लिए धन देने वालों के किस वर्ग से पूछेंगे। भाग 6, कहानी की शक्ति। सहानुभूति का पुल। किताब में कहानी कहने की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। कोशी लिखते हैं, सहानुभूति दान का पुल है। जब आप किसी दाता को इमारत की खूबसूरत चित्र दिखाते हैं तो वे चित्र अपने आप दान नहीं करवाएंगे। उन्हें एक कहानी चाहिए। उस इमारत में आने वाले लाभार्थी की कहानी, उस स्थान पर काम करने वाले कर्मचारी की कहानी, उस जगह की कहानी जहां लोग अच्छाई, आश्चर्य और सुंदरता में डूब सकें। ये कहानियां दाता की समझ और दान के कार्य के बीच का पुल है। कर्मचारियों की कहानियां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्मचारियों की कहानियां। अक्सर बड़े दाता केवल कार्यकारी निदेशकों, सीईओ या बोर्ड अध्यक्षों से मिलते हैं, लेकिन कोशी कहते हैं कि कार्यक्रम कर्मचारियों की कहानियां अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं। वे दैनिक प्रभाव की अधिक विश्वसनीय तस्वीर पेश कर सकते हैं। वे दाता के दान से पहले और बाद की स्थिति को अधिक जीवंत रूप से चित्रित कर सकते हैं, चाहे वह एक रिकॉर्ड किया गया वीडियो हो या दाता के दौरे पर उनका शामिल होना। कर्मचारियों की कहानियां दाताओं की कल्पना को अधिक विस्तार देती हैं। भाग 7, स्वयंसेवा और सामुदायिक जुड़ाव। स्वयंसेवा का मनोविज्ञान। किताब में स्वयंसेवा के मनोविज्ञान पर भी चर्चा है। कोशिश हैं, स्वयंसेवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। एक समुदाय से संबंधित होने की आवश्यकता, अपने मूल्यों को कार्रवाई में देखने की आवश्यकता और कौशल और उद्देश्य विकसित करने की आवश्यकता। यही कारण है कि लोग स्वयंसेवा करते हैं। यह सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करना भी है। स्वयंसेवकों से दान। एक आम चिंता यह है कि क्या हम स्वयंसेवकों से दान मांग सकते हैं? वे पहले से ही इतना समय दे रहे हैं। लेकिन कोशी कहते हैं कि हम पूछ सकते हैं, क्योंकि यह मानव होने का हिस्सा है। स्वयंसेवक स्वाभाविक रूप से अभियान में दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जुड़ाव के कारण वे प्रगति का हिस्सा बनने के लिए अपना समय और पैसा दोनों देना चाहते हैं। छोटे शहरों में परियोजना के प्रति उनका जुनून दूसरों को भी शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा। और जब हम अभियान की प्रगति साझा करते रहते हैं और उनके जुड़ाव के लिए आभार दिखाते हैं, तो स्वयंसेवक स्वयंसेवा करना जारी रखेंगे, क्योंकि यह उन्हें अच्छा महसूस कराता है। भाग 8, अनिश्चितता के समय में दान। अनिश्चितता
और दान किताब में अनिश्चितता के समय में दान पर भी चर्चा है। जब अर्थव्यवस्था अनिश्चित हो, जब समाज में विभाजन हो, तो लोग अभिभूत महसूस करते हैं, वे शक्तिहीन महसूस करते हैं और अपने भीतर केंद्रित हो जाते हैं। इससे उनका दान घट सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि दान करने से दाता के मूड और एजेंसी की भावना में सुधार होता है। जब हम दाताओं को एक ठोस तरीका देते हैं कि वे अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं, तो वे अब उतनी शक्तिहीन महसूस नहीं करते। उनके दान छोटे छोटे कार्य बन जाते हैं जो वे अनिश्चितता के खिलाफ कर सकते हैं। दान के माध्यम से हम उन्हें अपने समुदायों में अच्छाई बढ़ाने के लिए सशक्त बनाते हैं। दूरदर्शिता का महत्व। अनिश्चितता के समय में एक स्पष्ट दूरदर्शिता का होना महत्वपूर्ण है। एक पॉडकास्ट एपिसोड में सेनेका का हवाला देते हुए कहा गया, यदि आप नहीं जानते कि आप किस बंदरगाह के लिए नौकायन कर रहे हैं, तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं है। एक भरोसेमंद कार्यकारी निदेशक एक स्पष्ट दूरदर्शिता के साथ समुदाय को उस दिशा में ले जा सकता है। समुदाय उस दूरदर्शिता को अपना लेता है और अनिश्चितता के बावजूद उसके प्रति उदार हो जाता है। भाग 9। अभ्यास और कोचिंग की शक्ति। अभ्यास क्यों जरूरी है? किताब का एक दिलचस्प हिस्सा अभ्यास और कोचिंग पर केंद्रित है। चेरियन कोशी कहते हैं कि हर असाधारण एथलीट, गायक, नर्तक का एक कोच होता है, तो फंडरेजर क्यों नहीं? यदि आप एक फंडरेजर हैं और / या एक नेता हैं और आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोच नहीं है, तो मेरा सवाल यह है, आप क्या जानते हैं जो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग नहीं जानते? कोशी पूछते हैं, क्या उपहार का सुझाव देने वाला पहला मौखिक प्रयास किसी दूसरे इंसान के सामने वही पल होता है जब आप इसे कह रहे हैं, यह सबसे बुरा समय है? फिल जोन्स की सलाह। किताब के अध्याय 4 में फिल जोन्स का व्यापक रूप से हवाला दिया गया है। फिल जोन्स एग्जैक्टली व्हाट टू से के लेखक हैं। उनकी सलाह है कि आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में सबूत और किसी और से प्रतिक्रिया प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से रणनीति बनाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं और योजना बनाते हैं कि क्या कहना है, लेकिन आपके मुंह से शब्द पहली बार निकल रहे हैं और उनके कहने पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मामले पर सबूत बिल्कुल स्पष्ट है। भाग 10। नैतिकता और एआई की भूमिका। किताब का एक और आधुनिक पहलू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका। चेरियन कोशी, जिन्होंने खुद एक एआई संचालित फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की और उसे बेचा, इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। एआई का उपयोग दाता जुड़ाव और व्यक्तिकरण में किया जा सकता है, लेकिन कोशी नैतिकता पर भी जोर देते हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एआई नैतिकता में प्रमाणन प्राप्त किया है। नैतिक नवाचार। कोशी के लिए नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। वे नैतिक नवाचार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित विशेषज्ञ हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को नैतिक रूप से एकीकृत करके दाताओं के साथ गहरे और अधिक व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं। उदारता के वास्तविक लाभों पर जोर देते हुए नेशनल एसोसिएशन ऑफ चैरिटेबल गिफ्ट प्लानर्स के अध्यक्ष और सीईओ माइकल केन्योन कहते हैं, न्यूरोगिविंग दाताओं के साथ गहरे और अधिक व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को नैतिक रूप से एकीकृत करने के लिए एक असाधारण ढांचा प्रदान करता है। दोस्तों, चेरियन कोशी की यह किताब न्यूरोगिविंग सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। यह हमें बताती है कि उदारता हमारे अंदर गहराई से बसी हुई है, कि दान करना हमारे दिमाग के लिए स्वाभाविक है और कि हम इस ज्ञान का उपयोग अधिक प्रभावी और नैतिक फंडरेजिंग के लिए कर सकते हैं। आइए मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहरा लें। पहला, दान का निर्णय भावनात्मक और मूल्य आधारित होता है। यह हमारी पहचान से जुड़ा है। दूसरा, 3 सिद्धांत याद रखें: सादगी और स्पष्टता, सामुदायिक जुड़ाव और आनंद। तीसरा, दाता की पहचान को समझें और उसके अनुरूप अपना अनुरोध ढालें। चौथा, विश्वास और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। नियमित अपडेट दें, ईमानदार रहें। पांचवा, कहानी की शक्ति को न भूलें, सहानुभूति दान का पुल है। छठा, अभ्यास और कोचिंग में निवेश करें, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। एएफपी ग्लोबल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बिरगिट स्मिथ बर्टन कहती है, चेरियन जानते हैं कि इसके मूल में फंडरेजिंग मानव संबंध के बारे में है। न्यूरोगिविंग में वे उदारता के लिए अधिक नैतिक और प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाने में हमारी मदद करने के लिए गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता और अत्याधुनिक विज्ञान को एक साथ लाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी दाता से बात करें, इन सिद्धांतों को याद रखें और याद रखें कि आप सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लोगों को उनकी उदार पहचान व्यक्त करने का अवसर दे रहे हैं, उन्हें एक समुदाय का हिस्सा बनने का निमंत्रण दे रहे हैं और उन्हें आनंद का अनुभव करने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।